लेक्चर जो है इंशाल्लाह इसका LMS के ऊपर अपलोड हो जाएगा। अभी वो कोर्स क्रिएट नहीं हम कर पा रहे, यूनिवर्सिटी की तरफ से परमिशन नहीं मिली। जबकि वीडियो जो है ना इसकी जैसे पहले मैं यूट्यूब पे डाल देता था उसी तरह इसको रख देंगे। तो इसके बावजूद आपको कोई जो मसला मसाइल होगा वो आप नेक्स्ट टाइम जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे पॉइंट आउट कर दिया करें, या इसको हम मैसेज जो है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो BMI जो है ये किसी भी आप न्यूट्रिशन के क्लिनिकल कैंप जो लगते हैं उनमें अगर आप जाएं ना तो वहां पे आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक वेइंग मशीन पड़ी होती है और एक उसके साथ जो है वो मेजरिंग टेप होती है, या उसको हम स्टेडियोमीटर बोलते हैं कि जिसमें आप खड़े होके आपकी हाइट जो है ना वो मेजर कर ली जाती है। ठीक है, सर के साथ टच करके लेवल जो है अमूमन हमें पता भी होता है, लेकिन स्टिल अगर डाउट्स हों तो फिर इसको कर लिया जाता है। तो हाइट इन मीटर स्क्वायर्स, ठीक है, इस सेंस में इसको लिया जाता है। आप अमूमन देखते हैं कि पाकिस्तान में हम इंचेस में बात करते हैं कि भाई किसी का कद कितना जी 5 फीट 6 इंचेस है, 5 इंचेस है। तो इसको आपने पहले कन्वर्ट करना है मीटर्स के अंदर। आगे इसमें मैं बताऊंगा कि ये कन्वर्टर ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इसमें भी हमने इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। और सेकंड जो है वो आपका वेट इन केजी चाहिए। तो दुनिया में जो है वो अभी तक दोनों यूनिट्स चल रहे हैं, किलोग्राम भी चल रहा है, पाउंड भी चल रहा है। तो फिर उसके हिसाब से हमारे चूंकि यहाँ पे हम किलोग्राम में जाते हैं तो वो डायरेक्टली उसके अंदर फीड कर लिया जाता है। पर्पस क्या है भाई, BMI क्यों मेजर करते हैं? BMI जो है ना वो दुनिया में एक बड़ा सिंपल टूल समझा जाता है जो कि हमें असिस्ट करता है कि अगर एक पॉपुलेशन है, बेशक वो 100 लोग हैं या आपकी एक क्लास है, और उसको हम स्क्रीन आउट करना चाहते हैं कि इसमें से कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनका वेट जो है वो उनकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, और कौन से ऐसे हैं जो बिलो लेवल पे फॉल करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो हायर साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। यूजुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन का। आप में से बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं कि जिनका वजन जो है ना वो इनके आइडियल वेट से लोअर साइड पे है, और 8-10% लोग ऐसे अब इमर्ज हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि जो जिनका वेट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया है, ओवरवेट वाली क्लास में है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट की एक्सट्रीम फॉर्म है जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं उसमें फॉल करते हैं। तो BMI जो है ना ये आपका एक फर्स्ट प्रैक्टिकल टूल होगा जिसको आप किसी भी जगह पे एक पॉपुलेशन जो है उसको स्क्रीन आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये देखने के लिए कि कौन से जो है वो हेल्दी वेट के साथ हैं और कौन से जो है वो अब अबनॉर्मल लेवल पे फॉल करते हैं। प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो बड़ा अच्छा है कि आप अपने स्कूल जहाँ से आप पढ़े हुए हैं वहां पे जाके पे बैक के तौर पे किसी दिन जाएं वहां पे, और कुछ क्लासेस का जो है ना वो इस प्रोसेस में से गुजारें उनको। आपको दो चीजें चाहिए होंगी, वेइंग मशीन चाहिए होगी और आपको एक मेजरिंग टेप चाहिए होगी। और बच्चों को जब आप फीडबैक उनके पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे तो बड़े खुश होंगे कि भाई हमें अगर कोई कमी है तो उनको सजेस्ट करें कि बच्चे को प्रोटीन रिच फूड्स दें और न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करें, और अगर कोई एक्सेसिव साइड पे है तो उसको कहें भाई फिजिकल एक्टिविटी को लेके आओ, और जो फूड का वो पोर्शन वो मोनोटोनस अगर डाइट खा रहा है, सिर्फ रोटी चपाती खा रहा है और राइस या इसी का साइकिल फॉलो किया जा रहा है, तो उसको कुछ सजेस्ट करें कि भाई आप डाइट डाइवर्सिफिकेशन करें ताकि आपकी हेल्थ जो है ना उसको बेहतर किया जा सके। इसमें जो एज यूजुअल जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसमें हम कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, और एग्रीमेंट्स ये आप और मेरे दरमियान है, और हमारा दोनों का जो पर्पस है ना वो ये है कि हम एक दूसरे से सीखें भी, और जो चीजें हम यहाँ पे शेयर करें वो इस एनवायरनमेंट में शेयर होनी चाहिए कि उनका जो मकसद है वो पूरा हो सके। तो फर्स्ट वन इज वी शुड बी प्रेजेंट इन द लेक्चर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। आप डिवाइस ऑन करके बाकी काम करते रहते हैं, या इधर कभी देख लिया कभी कोई और काम कर लिया, चूंकि आप वीडियो मोड पे नहीं है तो मैं आपको नहीं देख पा रहा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर हाथ भी हिलाता हूँ तो आपको आइडिया होता है। तो इससे कुछ जो लिमिटेशन आपकी तरफ से हमारी तरफ से तो नहीं है किसी किस्म की। प्रेफरेबली अगर आप ऑनलाइन आ सकते हैं वीडियो मोड में तो आपको आना चाहिए, लेकिन मैं किसी को कंपल्शन नहीं करता। आपके नेट जो है वो भी इतने स्पीड वाले नहीं है, अगर वो टॉलरेट नहीं कर पाते और कोई और
इशू है, तो एटलीस्ट मॉरली आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जब आप लेक्चर के लिए आए तो अपने आप को घर के किसी ऐसे एरिया में आप आइसोलेट करें जहाँ पे बाकी लोगों की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस जो है वो लिमिटेड हो जाए, और अपना जो है वो जो हमारी ड्यूटी है, जैसे लेक्चर डिलीवर करना मेरी ड्यूटी है और आपका लेक्चर जो है ना उसको लर्न करना और उस पर अमल करना वो आपकी ड्यूटीज में आ जाता है। फिर सेकंड पॉइंट भी उसी के साथ है कि हम एक्टिवली लिसन करें। हो सकता है कि किसी को मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, उसने जो मोबाइल का वो स्पीकर यूज़ कर रहा है या लैपटॉप के स्पीकर्स यूज़ कर रहा है, तो अगर आपकी लिसनिंग में कुछ इश्यूज हैं तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एडिशनल जो डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करते हुए स्पीकर्स वगैरह अटैच किए जा सकते हैं। हेडफोन जो है ना वो अब आपको कोई आपके पास लाजमी होना चाहिए, जितना अरसा आपको इस प्रोसेस में से हो गया है। इसके बाद हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। किसी को वैसे स्टूडेंट और टीचर का एक रिस्पेक्ट का रिश्ता जब होता है, मेरा आपके साथ मजाक नहीं बनता या आपका मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो लेकिन कोई अगर किसी के जहन में कुछ शरारत आती भी है तो उस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना चाहिए। इवन आप एक दूसरे के साथ कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे, अगर आप किसी को उसकी रिस्पेक्ट नहीं देते तो अल्टीमेटली हमें भी फिर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। टेक केयर आवर सेल्व्स, हमें अपना ख्याल खुद करना है, किसी दूसरे बंदे ने आके हमें, तो आपको को खाने पीने का आपने अपना फ्यूल पूरा करना है, पानी आपने पीना तो आपके पास होना चाहिए, अगर आपने को वॉशरूम जाना है तो वो आपने खुद ही जाना, ये सारी चीजें। तो फिजिकली हम ये लिखते होते हैं इस तरह की चीज को, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप्स करवाएं तो भाई आप जो है ना आप खुद अपने जिम्मेदार हैं, हम हर एक को हाथ पकड़ के उसकी जगह पे छोड़ के नहीं आ सकते। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी शुड शेयर आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई अच्छी बात अगर जहन में आ जाती है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन शेयर विद ईच अदर। लाजमी वो रिलेटेड टू द लेक्चर होनी चाहिए, बाकी एक्सपीरियंसेस जो है ना वो हम इस क्लास में नहीं आपके सुन सकते। इसी तरह एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग जो है वो होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम स्टडी ऑब्जेक्टिव्स देखें इस आज के लेक्चर के बाद हमें क्या मिलना चाहिए या हमें किन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, तो कुछ डेफिनेशंस का हमें पता लगना चाहिए। जैसे जो टाइटल है बीएमआई, ये क्या चीज़ है, ओवरवेट क्या है, अंडरवेट क्या है, ओबेसिटी क्या है, इसी में माल न्यूट्रिशन का जिक्र हुआ है, इसी में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो इसके साथ लिंक्ड हैं। तो डेफिनेशंस ये मैंने कुछ लिखी हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ अंदर भी डेफिनेशंस हो, जब हम लेक्चर को गो थ्रू करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनको भी जब ये डिजाइन किया गया तो ये पैटर्न इस तरह का है कि इसमें हम कुछ बच्चों से डिफाइन कर सकें, चीजें पूछ सकें और कुछ हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर ले सकें। लेकिन ऑनलाइन जो सिस्टम हमारा चल रहा है इसमें प्रीवियस प्रैक्टिस यही थी कि हमने एमसीक्यू बेस्ड और ट्रू फॉल्स के ऊपर जो है वो आपकी एवेल्यूएशन की है। तो अगर कोई सिचुएशन इंप्रूव कर गई, जैसे आज काफी जगह पे स्कूल खुल गए हैं, तो मे बी मिड और फाइनल के टाइम पे हम कोई फिजिकल एग्जामिनेशन देने के काबिल हो जाएं, तो उस वक्त कुछ क्वेश्चंस डिफाइन भी हो सकते हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ये पॉसिबल ना हुआ तो देन वी विल गो फॉर द एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स एज पर यूजुअल प्रैक्टिस। Second is descriptive question. Describe the BMI and other measures of body fat classification along with their merits and demerits. आज का जो हमारा टॉपिक है वो BMI है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनसे हम अपनी बॉडी की फैट जो है उसको देख सकते हैं। जैसे स्किन फोल्ड टेस्ट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा इम्पीडेंस बेस पे, इलेक्टिव कंडक्टिविटी की बेस पे जो है ना वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको हम बॉडी मॉनिटर, बॉडी एनालाइजर, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो हर चीज का ना कुछ प्लस माइनस है, ठीक है। जो चीज जितनी सिंपल है उसका पहला पॉइंट ही ये प्लस होता है कि उसकी सिंप्लिसिटी, उसका इकोनॉमिकल होना, उसका इजीली कंडक्ट करना। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड चीज है ना उसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि उसमें रिजल्ट्स जो है ना वो आप ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं।
तो BMI जो है ना, इसको 100% हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये हमारी ट्रू पिक्चर दे दे कि हम किस क्लास में फॉल करते हैं। तो लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन जो है ना, उसको स्क्रीन आउट करने में बड़ा क्विक वे जो हो सकता है ना, उसमें हमें ये हेल्प आउट करता है। तो हम कुछ मेरिट्स देखेंगे, कुछ और टेक्निक्स के नाम जो हम आगे आएंगे, और फिर हम बात करेंगे कि BMI जो है, इसकी जो वैल्यूज हैं, क्या इनके अंदर को ग्लोबल वेरिएशंस पाई जाती हैं। ग्लोबल वेरिएशंस क्या होती हैं कि हर कंट्री जो है वो अपने अपने लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो बाज कंट्रीज ऐसे हैं कि वो जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं ना, उनको भी फर्दर इंप्रूव कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर अंडरवेट एक इंडिविजुअल है, तो वो हायर रिस्क पे होता है कि उसको किसी वक्त भी क्वाशरकोर, मरासमस, अंडर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, इस तरफ वो मूव कर सकता है। और अगर कोई बंदा ओवरवेट है, तो वो बड़ा लाइकलीहुड है कि वो किसी वक्त में भी डायबिटीज, CVD, कैंसर, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियों में वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो कुछ कंट्रीज ने ये किया है कि उन्होंने BMI की वैल्यूज के साथ साथ जो है वो रिस्क फैक्टर दे दिए। तो इन सब को हमने यहाँ पे इस सेंस में लिख दिया है कि व्हाट आर द ग्लोबल वेरिएंट्स, यानी सिंगापुर वाले क्या करते हैं, जापान वाले क्या करते हैं, ठीक है, ऑफ BMI सजेस्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अगर पाकिस्तान का यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो ग्लोबल इसकी क्लासिफिकेशन है ना, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान में BMI की क्लासिफिकेशन कौन सी है, तो वो वही होगी जो इस वक्त इंटरनेशनली यूज की जा रही है। इसके बाद BMI की मेजरमेंट की बात हो रही है, और इसमें दो चीजें हैं कि अगर एक अडल्ट वन है और एक चिल्ड्रन, इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों में जो है ना, वो कुछ चीजें, दो मेन डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर। बाज दफा तो एक बच्चा, बहुत छोटा बच्चा भाई, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उस वाले केस में BMI जो है ना वो, और बहुत छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो उसको हम खड़ा भी नहीं कर सकते, स्टैंडिंग वेट पे वो पोजीशन पे नहीं आता। और दूसरा, बच्चे जो होते हैं ना, इनको आपस में कंपेयर करते हैं, इनके पीयर के साथ, इनके ग्रुप के साथ। बच्चों का कंपैरिजन जो है वो, बच्चों में आपने देखा है स्पेशली कि इसमें हमें लहदा रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती। अडोलिसेंट फेज पे जाके हमें पता चलता है कि फीमेल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स और हैं, मेल की और हैं। लेकिन जब तक वो अडोलिसेंट से पहले वाली फेज है, तो वहां पे ही शी में खाने पीने के हवाले से, न्यूट्रिएंट्स के हवाले से कोई खास फर्क नहीं सजेस्ट किया जाता, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों का जब हम BMI मैयर करेंगे, तो लेना तो हमने वजन और हाइट ही है उनकी, या लेंथ कह लें, लेकिन उसको इंटरप्रेट जो है ना, वो हमने डिफरेंट तरीके से करना है। ये मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम इस पे आएंगे। इसके बाद लास्टली वी विल डिस्कस दी BMI वेरिएंट ऑफ WHO। और WHO चूंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने क्या किया कि ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हो रहे थे ना, जापान वाले उन्हें कुछ और चेंजेस की हुई थी, जो सिंगापुर वाले हैं वो कुछ और लाइन पे चल रहे थे, बाकी अमेरिका, कनाडा, इनका कुछ और वेरिएंट था। तो WHO ने एशिया, अफ्रीका और जितने बड़े आजम हैं, इनको जहन में रखते हुए इसके अंदर जो है वो कुछ एडिशनल कट ऑफ पॉइंट्स जो है ना वो ऐड किए हैं। तो आखिरी जो हमारी क्लासिफिकेशन होगी आज के लेक्चर की, वो BMI क्लासिफिकेशन एज पर WHO, इसकी हम बात करेंगे जी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है इसका। BMI इज एन इंडेक्स ऑफ वेट फॉर हाइट, ठीक है। तो क्या दो चीजें इसमें आ गई हैं, एक वेट चाहिए और एक हाइट चाहिए। दैट इज कॉमनली यूज्ड टू क्लासिफाई अंडरवेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी इन अडल्ट्स, ठीक है। तो आप इसमें नॉर्मल वेट भी कह सकते हैं दरमियान में, कि अंडरवेट भी हम देखते हैं इसमें, नॉर्मल वेट का भी हमें पता चलता है, अगर कोई ओवरवेट है तो उसका भी आइडिया होगा, और लास्टली ओबेसिटी जो कि एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज क्लियर रखें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की है, अंडरवेट की।
और किसी हद तक अब ओवरवेट आना शुरू हो गया। जबकि हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, डेवलप्ड सोसाइटी की बात करें, या जो इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज हैं, तो वहां पे ओवरवेट और ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। जैसे यूएसए और यूके, यहाँ पे आपको 60% के करीब जो है ना वो लोग ओवरवेट और ओबीज नजर आते हैं। यानी नंबर ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स कम है और ओवरवेट और ओबीज ज्यादा हो चुके हैं। और अपने कंट्री की बात करें तो हम ओबेसिटी लोअर लेवल पे है, ओवरवेट लोअर लेवल पे है, लेकिन जो अंडरवेट और नॉर्मल वेट है ना, ये हमें यहाँ पे ज्यादा नंबर में नजर आएंगे। टूल जो है ये डेवलप कब किया गया? ये तकरीबन 1830 से 1850 के दरमियान जो है ना इसको डिस्कवर किया गया, डिवाइस किया गया। और जो इंडिविजुअल्स था वो बेल्जियम आपने कंट्री सुना हुआ है, ठीक है? तो बेल्जियम से वो बिलोंग करता था और बाय प्रोफेशन जो अगर देखा जाए तो पॉलीमैथ उसको बोलते थे, पॉली ज्यादा को कहते हैं, तो एक से ज्यादा वो नॉलेज की ब्रांचेस जो है ना उनको वो समझता था बंदा। और डॉलिफ पिटलेट बेसिकली उसका नाम है, और इसने सोशल साइंसेस में ये काम करता था। तो वहां पे जो है ना अपने काम के दौरान इसने इस टूल को जो है वो डेवलप किया। इंटरेस्ट इसका यूजेज या इसका इंटरेस्ट जो है सोसाइटी के अंदर ज्यादा इसमें कब डेवलप हुआ? जब ओबेसिटी आना शुरू हो गई। और ओबेसिटी जैसे जैसे कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में बढ़ना शुरू हुई, तो लोगों ने देखा कि ये बेसिकली बॉडी फैट के साथ एसोसिएटेड है। तो ओबेसिटी में मसल्स पे इतना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि फैट पे होता है, और फैट जो है वो बॉडी के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये जमा करना तो बड़ी इजी है, लेकिन इससे गेट रिड करना, निजात हासिल करना वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो ओबेसिटी जैसे जैसे वहां पे बढ़ना शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर इस चीज के ऊपर गौर किया कि भाई कैसे इसको मेजर करें, ठीक है? पहले हम डाटा तो इकट्ठा करें ना कि हमारी कितनी पॉपुलेशन किससे अफेक्ट हो रही है। तो डेफिनेशन आगे अगर हम देखें तो ये वेट इन केजी डिवाइडेड बाई, ठीक है जी, आगे हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसकी बात की जा रही है। इसको हम फार्मूला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आगे आएंगे इसके फार्मूलास। और हम अगर टाइम हुआ तो कोशिश करेंगे अपना बीएमआई जो है ना उसको निकालें। बीएमआई प्रोवाइड्स अ सिंपल न्यूमेरिक मेजर, यानी न्यूमेरिकल एक वैल्यू जो है ना वो आपके पास आ जाती है। ऑफ पर्सन्स थिकनेस एंड थिननेस, थिकनेस मोटे को कह लें और थिननेस पतले को, allowing health professionals to discuss overweight and underweight problems more objectively with their patients। तो जब आप किसी का ये असेस कर लेते हैं, उसकी हाइट और वेट लेके बीएमआई निकाल लेते हैं, और आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनके साथ आप कंपेयर करके देखते हैं कि ये बंदा कहाँ पे फॉल करता है, फिर उसके हवाले से आगे आप पेशेंट के साथ पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। अभी भी आप मार्केट की बात करें, इवन इन पाकिस्तान, तो जितने भी डाइटिशियंस हैं वो इस वक्त क्लिनिकल सेटअप्स में हमें नजर आते हैं। उनकी अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो वो सब इसी चीज को लिख रहे हैं कि कैसे आप मोटे से जो है ना वो चंद दिनों में दुबले पतले हो सकते हैं। यानी बाकी चीजों के लिए जो हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, बेशक वो बीमारियां जो है वो मजीद वर्स हो जाती हैं हमारे डाइटरी मैनेजमेंट ना होने की वजह से, लेकिन इंडिविजुअल जो है ना अभी भी जो न्यूट्रिशन के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है ना, या क्लाइंट हमारा कह लें, वो वही है जिसका वजन जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया, चाहे वो 8-10% लोग हैं। और उसी तरह का फिर आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आता है कि जिसमें लिखा जाता है कि भाई आप क्या आप अपने वजन से परेशान हैं, या क्या आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से उनके पास आप किसी से भी बात करोगे अपने सीनियर से, तो वो आपसे आपको यही बताएंगे कि हमारा मेन क्लाइंट है जो आता है। और पेशेंट्स कौन से होते हैं? जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हों, तो उनको डॉक्टर जो है ना वो बाज दफा उनको रेफर कर देता है कि जिस किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई डाइटिशियन हो, वो आपस में फिर वो एज अ टीम काम करते हैं।
तो डॉक्टर रेफर कर देता है कि भाई आप अपना वजन, सॉरी, जो आपकी हेल्थ इशू है, अगर आप डायबिटिक्स हैं या सीवीडी आपका कोई इशू है, तो आप कैसे किसी डाइटिशियन से मशवरा करके अपने आप को डाइटरी प्लान उनसे डिजाइन करवाएं और इन चीजों को मैनेज करें। ठीक है, बीमारी जो है वो खत्म नहीं होएगी, लेकिन मैनेजेबल फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड इसने ये यूज किया जो कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं, कि इसको कहता है कि ये ना सरोगेट मेजर ऑफ बॉडी फैट है। ठीक है, यानी को 100% एग्जैक्ट वाला नहीं होगा। वजह क्या है कि ये वेट को मेजर करता है, और वेट में ये फर्दर तमीज नहीं करता कि वजन जो है वो फैट की वजह से एक्सेसिव है या उस बंदे के मसल ज्यादा हैं। यानी एक एथलीट है तो उसको भी ये ओवरवेट कह सकता है, और एक बंदा वो है कि जिसकी फैट जमा हो चुकी है बॉडी के अंदर, उसके प्रॉपर ना खाने पीने की वजह से, कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तो उसको जो है ना, हो सकता है कि 28.5 दोनों की वैल्यू आ जाए। तो अब दोनों में जब हम उसको नैरोली देखेंगे तो दोनों में बड़ा फर्क होगा। एक बंदा जो मसल्स जिसने बिल्ड किए हुए हैं उसका इशू नहीं है, लेकिन जिसने फैट इकट्ठी की हुई है ना, उसका इशू है कि उसको डाउन करना होगा। मजीद इसमें हम देखते हैं और कौन से इसमें वो आगे आएंगे, इनका क्या क्या डिफरेंसेस हैं या किस वजह से इसको इतना अच्छा टूल जो है वो नहीं समझा जाता। तो उससे पहले अभी हम जो कट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे थे, जो स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, वो बेसिकली ये बीएमआई की क्लासिफिकेशन जो कि स्टेबल फॉर्म में आपको नजर आ रही है। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं, अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट एंड ओबीस। और राइट साइड पे देखें तो इसमें कट ऑफ वैल्यूज हैं, इफ समवन हैज लेस देन 18.5 वैल्यू। अब ये 18.5 जो है ना, ये कहाँ से आई है? जो हमने रेशो ली थी वजन और हाइट के दरमियान। इसमें देखिए इसका कोई यूनिट नहीं है, ये रेशो है। अगर 18.5 या इससे कम तो ये अंडरवेट है। नॉर्मल वेट जो है वो एक बड़ी रेंज है, 18.5 से शुरू होती है और 24.99 पे जाती है। लेकिन इसमें जो लोअर साइड है ना, ये ज्यादा बेहतर है। यानी लोअर साइड पे 18, 19, 20 होना ये अच्छा वेट होगा, और 24 या 25 के करीब पहुंच जाना ये मार्जिन किस तरफ है? हायर की तरफ, ओबेसिटी और ओवरवेट की तरफ। तो ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। ओवरवेट जो है ये 25 से 29.99, और ओबीज जो है उनमें मोर देन 30। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भाई ये 4 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर इंडिविजुअल्स जो हैं वो फॉल करते हैं। ठीक है, और जो पहली कैटेगरी है ये देखें, उसको ऑप्टिमल वेट का नाम दिया जा रहा है। ये जिसको हम नॉर्मल वेट कह रहे हैं, 18.5 से 24.99 जो है ये ऑप्टिमल वेट है। और अगर ये 18.5 से कम है तो उसको अंडरवेट, ओवरवेट और इसी तरह ओबीस बोलते हैं। ये आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ये वैल्यूज आपको नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, किसी स्टेज पे भी बिल्कुल है, और कितनी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन स्टिल जब हम 8वें सेमेस्टर में बच्चों से पूछते हैं ना, वाइवा कंडक्ट करते हैं या उनका कोई कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो वहां पे बच्चे जो है ना स्टिल इसको भूल जाते हैं। तो आपसे मतलब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भाई इसको जरा अच्छी तरीके से जो है ना वो जहन में रखिएगा। जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से बाकी मेजर्स हैं बॉडी फैट को डिटरमिन करने के। एक का मैंने नाम भी उस वक्त लिया था, स्किन फोल्ड थिकनेस, जिसमें वर्नियर कैलिपर भी यूज किया जा सकता है जो ओरिजिनल तरीका है। और दूसरा, बाज दफा आपने देखा होगा कि हम ये अपने एडिपोज टिश्यूज जो है ना, यहाँ पे हम एक पिंच पकड़ते हैं, ठीक है, 2 फिंगर्स से पिंच पकड़ के देखते हैं, और यहाँ से हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये ऊपर जो फैट की एक लेयर चढ़ती जा रही है, ये कितनी मोटी होती जा रही है। अब इसमें अगर तो आपने शरारत करनी है किसी के साथ तो आप जोर से भी पकड़ सकते हैं और उसको तंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली कोशिश करनी चाहिए कि इसमें अपर लेयर जो है ना उसको आपने लेके आना है इसके अंदर। इसका बाकायदा प्रोटोकॉल है, और प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आप ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कोई और तरीका क्या है, तो उसको बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस कहते हैं। इसमें हमारे पास इसको बॉडी मॉनिटर कह लें, बॉडी एनालाइजर कह लें, ठीक है। तो ऐसी हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं कि जिसमें से एक हल्की सी जो करंट है ना वो पास की जाती है,
जो हमारी बॉडी में से गुजरती है, और देखा जाता है कि उसको कितनी रुकावट फेस करनी पड़ रही है। तो बॉडी में रुकावट अब कहाँ पे आ रही है? बॉडी में पानी भी है और बॉडी के अंदर सॉल्ट्स भी डिजॉल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उसी हिसाब से फिर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो बिल्ट होती है। अब ऐसे ऐसे बॉडी मॉनिटर भी अवेलेबल हैं कि जिसमें आपकी होल बॉडी का स्कैन किया जाता है, और होल बॉडी में फैट कहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, इवन उस एरिया को डिफाइन कर लिया जाता है, और फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज लगा के उसको लोअर किया जाता है। हमारे पास जो लेबोरेटरी में यहाँ पे बॉडी एनालाइजर अवेलेबल है, वो कह लें कि वेइंग मशीन की तरह है, और उसमें सिंपली वो ये बता देगा कि भाई 30%, 40% यहाँ तक फैट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो फैट की डोमिनेंस कहाँ पे है? क्या वो एडिपोज टिश्यूज में है? ठीक है। अब एडिपोज टिश्यूज तो एक हो गया ना स्टोरेज का, लेकिन खुदा न खास्ता जो विस्करल फैट होती है, वो फैट जो ऑर्गन के इर्द गिर्द होती है, और वहां पे वो प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर खुदा न खास्ता दिल के गिर्द फैट जमा होनी शुरू हो जाए, ठीक है, या लिवर के गिर्द फैट की लेयर चढ़ना शुरू हो जाए, आपने फैटी लिवर का भी नाम सुना होगा, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। तो ये मैटर नंबर एक, तो फैट अच्छी चीज नहीं है एक खास लेवल से ऊपर, और नंबर टू उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो बड़ी मैटर करेगी कि फैट जो है वो कहाँ पे कंसंट्रेट कर रही है। तो बायोइलेक्ट्रिकल इंपीडेंस एक मेथड है, अंडर वाटर वेइंग है, बड़ा पुराना मेथड है, ठीक है, जिसमें पानी के अंदर सब मर्ज करके इंडिविजुअल को जो है ना उसका वेट लिया जाता है, और ये ज्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है, क्योंकि ओपन एयर में जब आप वेट करते हैं तो इसमें हवा का प्रेशर जो है वो भी आपके ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब इसकी भी एक एडवांस फॉर्म है, जिसमें कह लें कि ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं कि जो आप इवन आपने जो इनहेल की हुई होगी ना ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर होगी, तो जब आप एक्सेल कर देंगे तो लंग्स एम्प्टी फॉर्म में होंगे ना, तो फिर वेट किया जाएगा, ये और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है। एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन, भाई ये एक और टेक्निक आ गई है। तो ये चंद टेक्निक्स लिखी गई हैं कि जो बीएमआई को मेजर करने के लिए, सॉरी फैट को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। इसके अलावा वेस्ट सरकमफेरेंस भाई यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे स्पेशली जो मेल हजरात हैं वो जब ये पैंट्स वगैरह पहनते हैं तो वहां पे वो परचेज करते वक्त वेस्ट का पूछते हैं, जी वेस्ट कितनी है आपकी, ठीक है, और अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते तो ये वेस्ट हमारी फ्लक्चुएट कर रही होती है, लोअर साइड पे भी जा सकती है, अपर साइड पे भी जा सकती है। तो वेस्ट सरकमफेरेंस मेजर करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जितने भी टूल्स की बात की है, हर एक के प्लस माइनस है। तो मैंने आपसे पहले बात की थी जो जितना सिंपल है वो सस्ता होगा, इजीली उसको कंडक्ट किया जा सकता है टेस्ट को, लेकिन जितना हम रिलायबल रिजल्ट्स चाहते हैं उतना ही वो कह लें इक्विपमेंट जो है वो सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा। तो बेसिकली एक्सपेंसिव है, इंट्रूसिव, ठीक है। अब इन्वेसिव मैं वर्ड यूज करता हूँ। बेसिकली इन्वेसिव क्या होता है कि एक में आपका जैसे ब्लड सैंपल लेना हो तो कम से कम आपको एक नीडल जो है ना वो इंसर्ट की जाएगी, तो ये इन्विजन होता है। ठीक है। और दूसरा कौन सा मेथड है कि जिसमें जैसे टेम्परेचर मेजर कर लिया, बीपी मेजर कर लिया, उसमें आपको फिजिकली कोई इंजरी नहीं की जाती या डैमेज नहीं किया जाता सैंपल लेने के लिए। तो ये बीएमआई में अगर हम देखें तो इसमें भी इस तरह की चीजें जो है वो मैटर करेंगी। कुछ की लिमिटेशन ये है कि वो इतने वाइडली अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनको डिफिकल्ट है स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है, यानी एक बंदे से अभी वैल्यू ली, थोड़ी देर बाद दूसरे की वैल्यू ली, तीसरे की वैल्यू ली, तो उनके अंदर डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। एक ही इंडिविजुअल को 2 या 3 बार उसमें से गुजारते हैं, जैसे अंडर वाटर वेइंग है फॉर एग्जाम्पल, इसी की मैं बात कर लूँ तो पहले तो ये इतना कंफर्टेबल भी नहीं है भाई, और स्पेशली अगर सर्दियों का सीजन हो और एक बंदे को जो है वो विद मिनिमम उसकी जो ड्रेसिंग होगी, ठीक है, और उसके साथ उसको पानी में मर्ज कर दिया जाए। ये मैंने इक्विपमेंट जो है वो लाहौर में वापडा हॉस्पिटल में मैंने इसको देखा। उनका पर्पस कुछ और है, वहाँ पे बर्न के पेशेंट्स आते हैं बेसिकली, लेकिन ये सेटअप मैंने वहाँ पे पूरा देखा है उनके पास जो है।
अच्छा, इसके अलावा कुछ जो है ना वो आप देखें कि टेक्निकली डिमांडिंग है, कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस वजह से इनअप्रोप्रिएट समझे जाते हैं कि उसमें फर्ज किया कोई टेक्निकल बंदा उसको हैंडल कर सकता है। जैसे आप फर्स्ट स्टेप में अगर आपसे कहा जाए तो आप वजन और हाइट तो मेजर कर लेंगे इजीली, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस या बॉडी एनालाइजर यूज करें तो हो सकता है कि आपको वैल्यू फीड करने में मसला आए, वैल्यूज को लेने में मसला आए। ठीक है, तो टेक्निकल बंदा जो है ना इसमें चाहिए होगा जो कि इसको परफॉर्म कर सके। इसके अलावा कुछ के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स और मेथड्स जो है ना ये वक्त के साथ साथ जो है आप देखें तो इनमें एडवांसमेंट होती रहती है। एट द मोमेंट अगर हम देखें तो सब जो है वो एक जैसे नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ कि अगर देखा जाए कि दुनिया में डायबिटिक्स जो है ना वो फर्ज किया 1 अरब के करीब है। ठीक है, मैं रफ एक बता रहा हूँ। और अगर मॉडिफिकेशन कर दी जाती है कि इस वक्त जो कट ऑफ वैल्यू है ना ब्लड ग्लूकोज की ऑप्टिमम, उसको अगर मजीद ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यकदम दुनिया में जो है ना वो एक खास नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये नंबर कैसे बढ़ गया कि नंबर, ये लोग वो थे कि जिनको हमने स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी कहती थी कि ये अभी खतरे में नहीं है, लेकिन जब हमने वैल्यू को मॉडिफाई किया तो वो खतरे के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये वैल्यूज कब मॉडिफाई की जाती हैं, ये वक्त के साथ साथ रिसर्च जब होती रहती है तो उसके आउटकम्स के नतीजे में रेफरेंस जो है ना वो डेवलप किए जाते हैं। तो अब कुछ मेथड्स में हमें ये प्रॉब्लम है कि उनके हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रोसीजर्स जो हैं या रेफरेंस वैल्यूज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ना इनके प्लस माइनस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब बीएमआई जो है ना इन सब मेथड्स में से क्यों इसको प्रेफर किया जाता है, तो इसके प्लस पॉइंट्स में नंबर 1 सिंप्लिसिटी, नंबर 2 इनएक्सपेंसिवनेस, यानी एक मेजरिंग टेप है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक जो आप घरों में भी यूज करते हैं ना, तो मैंने भी ये 2-3 लेकर रखी हुई है यहाँ पे। तो अब ये एक टेप जो है वो हार्डली 10 रुपीज की आ जाएगी। ठीक है, छोटी सी मेजरिंग टेप है, ये काम कर देती है। ठीक है, और इसी तरह वेइंग बैलेंस जो है वो आप 500-600 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और रीजनेबल है, आप 1000-1500 तक एक अच्छा वेइंग बैलेंस जो है वो परचेज कर लेते हैं डिजिटल। तो ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपया लगा के आप ये प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसको मैं कहूँगा इनएक्सपेंसिवनेस। जबकि बॉडी एनालाइजर जो है वो मैंने 3-4 साल पहले परचेज किया था तो मुझे 7500 का मिला था। अब वो तकरीबन 1400-1500 के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल उसकी प्राइसेस हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला बीएमआई जो है वो सस्ता है एज कम्पेयर टू जो बाकी मेथड्स हैं। इसी तरह वो अंडर वाटर वेइंग वाली फैसिलिटी और जिसमें एयर का इस्तेमाल, एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो अगर आप देखें तो वो लाखों में जो है ना वो कास्ट करती हैं चीजें। तो ये इसके प्लस पॉइंट। फिर नॉन इन्वेसिव होना, नॉन इन्वेसिव क्या है कि उसमें कोई आपको नीडल नहीं लगाई जाती, कोई आपका सैंपल नहीं लिया जाता, आपका कोई फिजिकली डैमेज नहीं किया जाता, और सिंपली ये वेट और हाइट के ऊपर जो है वो रिलाय करते हैं। अब जब बीएमआई वैल्यू निकल आए ना तो अब इससे हम कुछ मैसेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैसेज क्या हो सकता है कि हम, अगर कोई बंदा मोटा है ना तो मैं भी उसको कह सकता हूँ भाई आपकी लाइफ जो है ना वो कम होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको ज्यादा बीमारियां लगने के चांसेस हैं, हार्ट अटैक होने का चांसेस है, वेट आप जो है एक्स्ट्रा आपने कैरी किया हुआ है इसकी वजह से आपके जोड़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको रेथराइटिस और इस तरह के जॉइंट्स के प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मॉर्बिडिटी कहते हैं बीमारी को और मॉर्टेलिटी कहते हैं डेथ को। इन दोनों को जो है ना वो प्रोडिक्ट किया जा सकता है। जो बंदा जितना हाई बीएमआई वैल्यू कैरी करेगा उतना ही उसके जो रिस्क है मॉर्बिडिटी के और डेथ के वो बढ़ते जाते हैं। तो अब आप देखें कि डॉक्टर के पास बाज़ दफा पेशेंट जाए ना तो वो कहता है यार आपका मैं इलाज नहीं उस वक्त तक कर सकता जब तक आप अपना वजन कम ना करें। ठीक है, तो वेट रिडक्शन जो है ना वो आप देखें सजेस्ट की जाती है, और वजह क्या है कि वेट की वजह से उसको जो है ना ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी। इसके बाद ये इसके भाई इसके प्लस पॉइंट्स हैं
और इसकी लिमिटेशंस में अगर हम देखें तो इट इज द मेजर ऑफ एक्सेसिव वेट रादर देन एक्सेस बॉडी फैट। तो मसला हमें किससे था, वजन से नहीं था इतना जितना के वजन में फैट की कंपोजिशन के साथ था, फैट की प्रोपोर्शन के साथ था कि बॉडी का कितने परसेंट जो है ना वेट वो फैट पे कंसिस्ट करता है। तो पहला इसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये वजन बता देता है लेकिन वजन में तमीज नहीं करता कि ये किसकी वजह से है। इसके बाद ये एज, सेक्स, मेल फीमेल, एथनिसिटी यानी अमेरिकन, अफ्रीकन, एशियन, हिस्पानियन और मसल मास, ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इतना अच्छा टूल नहीं है। BMI does not distinguish between excess weight, excess fat, muscles or bone mass। ठीक है जी, मैंने आपसे बार बार बात की है कि हमें एग्जैक्ट जो है ना उस साइड पे नहीं लेके जाता, और एक एथलीट और एक ओबीज बंदे का हम तमीज जो है उसको नहीं कर सकते। तो इश्यूज इसके साथ क्या है, इश्यूज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल यूजिंग BMI। सेशन ये जो है ना ये आपका भी खत्म होने जा रहा है, तो आप विद इन मिनट्स जो है ना काइंडली इसको ज्वाइन कर लें ताकि हम जो बाकी लेक्चर है ना उसको